देश। क्या नाम है चौथा लेसन जो है हमारा उसका? देश के नाम संदेश। हाँ, देश के नाम संदेश। और आज इसमें आप लेसन जो पढ़ेंगे ना उसमें आप कुछ सीखेंगे, उसके अलावा दो बातें सीखेंगे आप उसमें। हर बार लेसन में स्टोरी में से हम कोई बोध लेते हैं, हाँ, जो हमें जीवन में उपयोगी होता है, तो वो बात तो सीखते हैं, वो भी आप इसमें भी सीखेंगे। और इसके अलावा आज आप इसमें कुछ और भी नया सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेसन है देश के नाम संदेश। ठीक है, तो अब हम उसे देखते हैं। चलो, और जस्ट सेकंड। रोल नंबर के रोल नंबर नहीं, चलिए नाम से ही काम चलाते हैं, मुझे वैसे भी रोल नंबर अच्छे नहीं लगते। ओके, प्रियांशी है आपका एक नाम है, तो मुझे आपके अच्छे अच्छे नाम से आपको बुलाना पसंद है। हाँ। ओके प्रियांशी, पढ़ोगे बेटा? हाँ। हाँ पढ़ो बेटा। पत्र के आप माध्यम से हम दूर बसे एक मिनट प्रियांशी, संबंध। एक मिनट, अगर आपको अक्षर छोटे दिखाई देते हो तो आप स्क्रीन जूम कर देना। ठीक है, देखो मैंने थोड़ी तो कर दी आपके लिए, बाकी और भी आपको कम लगे तो आप स्क्रीन जूम कर देना। ठीक है, चलो अब संबंध। पढ़ो। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे ओके बाय। ओके ओके बस। अब पत्र, पत्र आप यानी लेटर, कागज, है ना? तो आपने, अब तो आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा, पर पहले आप लोग जानते हैं कि फोन नहीं थे तो हम पत्र के द्वारा ही अपने सगे संबंधियों से बातचीत करते थे ना। थोड़े दिनों में हम पत्र लिखते, फिर थोड़े दिनों बाद उनका पत्र आता। तो पत्र के माध्यम से हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों से अपनी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी हमारी शिकायतें पहुंचा सकते हैं। अब देखिए वो कैसे, अगर आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कचरा उठाने नहीं आते हैं, हाँ, या तो गटर का प्रॉब्लम हो गया, वैसे ही आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, बिजली का प्रॉब्लम हो गया, पानी का प्रॉब्लम हो गया, तो आपको कहाँ शिकायत करनी पड़ती है? सरकारी ऑफिसों में शिकायत करनी पड़ती है ना। तो वहाँ आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो वो सारे काम जो हैं वो पत्र के ही एक रूप है, तो उसके माध्यम से हम करते थे। पर आजकल तो क्या हो गया, दूरभाष हो गया, मोबाइल हो गया, तार, ईमेल आदि, हम कार्य फटाफट हो जाते हैं। देखिए आज आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का बिल आता होगा, हाँ, गैस की लाइन होगी तो उसका बिल आता होगा, ऐसे ही कुछ ही बिल आते होंगे आपके घर में। बाकी तो दूध वाले का बिल आता है, वैसे ही बिल आते हैं हमारे यहाँ। बाकी हमारे यहाँ बिल नहीं कोई भी कागज नहीं आता। आपके सगे संबंधी कागज लिखते हैं आपको? नहीं लिखते। कैसे बात करते हैं आपसे? कैसे बात करते हैं गर्ल्स आपसे? फोन से। हाँ फोन से, है ना। आज आपके सगे संबंधी जो हैं या आपकी सारी दोस्तें आपके घर से दूर रहती है, आप मिल नहीं पाते रोज, तो आप सीधा क्या कर देते हो? फोन कर देते हो, हाँ। या तो कहीं और शहर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, हाँ, या हैदराबाद में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, या तो विदेश में ही क्यों ना रहते हो, हाँ, अमेरिका रहते हो, दुबई रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप सीधा क्या करते हैं? फोन करते हैं। आज फोन के माध्यम से आसानी से बातचीत हो जाती है। पर पहले तो फोन की ऐसी इतनी सुविधा नहीं थी ना, तो लोग पत्र लिखते थे। आया समझ में? और पत्र जो है ना उसका भी एक अलग महत्व है। देखिए फोन से हम बात करते हैं ना, तो कभी कभी भूल भी जाते हैं हमने क्या बात की। पर अगर पत्र से बात की हो ना, तो वो तो हमारे पास
होता है ना, पत्र तो हमारे पास होता है, तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। सारी बातें उसमें लिखी हो तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो मोबाइल से नहीं होता है। हाँ, फिर यहाँ अलग अलग आधुनिक तकनीकों का जिनका हम सहारा लेते हैं बातचीत के लिए, उनके नाम दिए। दूरभाष यानी टेलीफोनिक, मोबाइल वही हुआ। फिर तार, तार क्या होता है पता है? तार क्या होता है, किसी को पता है? ओके। नहीं मैम, क्या भी? हाँ, अब तार एक ऐसी सेवा है जिसमें अगर आपको अर्जेंट कोई संदेश किसी को पहुंचाना है, हाँ, तो 2 या 3 लाइन में, सिर्फ ज़्यादा नहीं लिख सकते आप उस कागज़ में। वो इस प्रकार का कागज़ होता है कि उसमें आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो उसमें आप 2 या 3 लाइन में आपका संदेश जो है वो लिख कर तार कर दे यानी भेज दे, तो वह कुछ ही घंटों में तुरंत पहुंच जाता है आपका संदेश। पर अब तो तार सेवा बंद हो गई है, क्योंकि अब तो फ़ोन आ गए हैं, तो हम तुरंत फ़ोन कर देते हैं। किसी को भी अर्जेंट कोई भी संदेश देना हो तो हम तुरंत फ़ोन कर देते हैं। तो अब ये तार सेवा जो है वो बंद हो गई है। ईमेल भी एक पत्र का ही रूप है, तो वो कैसे होगा विस्तार का फिर ईमेल? से समझाए ना, मेरे को समझ में नहीं आया। तार, अच्छा, किसको समझ में आया? चलिए, मैंने जो बताया वो और किसको समझ में आया तार का? नहीं, हाँ, तो समझाओ बेटा, मैं चलो मैं मुझे आपको हेल्प करूंगी, हाँ, गलती होगी तो हाँ, समझाओ चलो। तालमेल के उसमें ना ऐसा रहता है जिसमें हम 2 या 3 लाइन को जल्दी पहुंच। और हाँ, अब ओके। मैम ओके, उसकी सारा आवाज आपकी कट आवाज़ के कट करते। 1 मिनट गर्ल्स, 1 मिनट। सारा आपकी आवाज़ बहुत कट रही है बेटा, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके, चलिए, और कौन बता रहा था? मैम मनीषा बताऊं? हाँ, अनीशा बोलो, चलो बेटा। तार यानी कि अर्जेंट पहुंचाना हो पत्र। हम्म। तो तार में है ना सिर्फ 2-3 लाइन लिखने की, हाँ, क्या आप जितना पहुंच हमें, जाओ। हाँ, काम हो ना, उतनी ही 2-3 लाइन में हम उस कागज में लिख कर, उसे तार कहते हैं उस कागज को। जैसे पोस्ट कार्ड होते हैं, इंग्लैंड लेटर होता है, वैसे तार भी एक लेटर ही होता है। तो उसमें हम लिख के भेज दे, तो कुछ ही घंटों में तुरंत हमारा संदेश पहुंच जाता है। पर आज तो उससे भी ज़्यादा स्पीडी हो गया है मोबाइल, है ना, तो फटाफट हम मोबाइल से संदेश भेज सकते हैं। नंबर लगाया और सीधा मैसेज पहुंच जाता है, नंबर लगाओ सीधी बात होती है। ईमेल, ईमेल भी एक पत्र का रूप है। अब ईमेल के बारे में पता है आपको, ईमेल कैसे होता है? क्योंकि आज हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, वो एक ईमेल ही पढ़ने वाले हैं। तो ईमेल के बारे में पता है, ईमेल कैसे किया जाता है? वो सारे मैसेज भेजते हो, हाँ, सादा मैसेज भेजते हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं ईमेल। मुझे अच्छा लगा, आपने कोशिश अच्छी की। चलो बताओ, नाम बताओ अपना। अनिशा। ओके अनिशा, वेरी गुड बेटा, आपने कोशिश अच्छी की, पर आप पूरी तरह आंसर के पास अभी पहुंच नहीं पाए। पर गर्ल्स, देखा आपने, अनिशा ने कोशिश की। चलो, आप में से कोई कोशिश करेगा ईमेल का मतलब? ओके, चलिए, आज ना आपको एक होमवर्क जो देना है ना, उसमें मैं यही होमवर्क देती हूँ आपको, कि आप मुझे परसों हमारा लेक्चर जो है ना, एक दिन छोड़ के बुधवार को, तो उसमें आप मुझे बताएंगे ईमेल का अर्थ क्या होता है, ईमेल कैसे होता है, ईमेल कैसे करते हैं। तो ईमेल के बारे में आप जानकारी हासिल करोगे और मुझे बताओगे। क्लियर? आप कैसे जानकारी प्राप्त करोगे ईमेल के बारे में, कहाँ से जानोगे? बोलो, ईमेल के बारे में कैसे जानोगे? घर में से किसी के पास, दादा दादी। फिर और कोई जरिया?
मम्मी पापा के पास से या कोई हमारी फ्रेंड हो उसके पास से। हाँ, फिर अब मैम देखिए गूगल। आपकी सारी फ्रेंड है उसमें से तो किसी को नहीं पता है। हाँ, तो फिर गूगल। हाँ, है ना। पहले आप मम्मी पापा से पूछोगे, अपने भाई बहन से पूछोगे, फिर आपकी जो भी दोस्त हो, अभी जो है उनमें से तो नहीं पता किसी को, इसलिए उनसे तो अभी पूछ नहीं सकते। पर अपने आपके बड़े भाई बहन हो, उनसे पूछो, मम्मी पापा से पूछो, शायद उन्हें पता हो। हम्म। अ, उसके बाद आप अपने दोस्त किसी और दोस्त से पूछ सकते हो। ओके। और इसके अलावा आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, तो भी आपको ईमेल के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अब तो आप फ़ोन में मास्टर हो गए। हाँ, तो अब आप उसमें भी जान सकते हो कि ईमेल कैसे होता है, उसमें क्या किया जाता है। तो आप उसमें सर्च ऐसा करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, बुधवार को मुझे बताओगे। तो इन सब आधुनिक साधनों के अलावा भी देखिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो गर्ल्स तो ले लीजिएगा, ताकि आप भूले नहीं। एक मिनट, हाँ, आप भूले नहीं कि आपका होमवर्क क्या है। एक मिनट, मैं कहूँ ना तब लेना, कि आपको जानना है इस ईमेल के बारे में। ओके, अब आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ताकि आपको याद रहे कि आपको ईमेल के बारे में जानना है। ओके, चलो। तो और फिर भी पत्र का अपना महत्व है। मैंने कहा ना कि फ़ोन से बात तो हो जाती है, वो तत्काल होती है। फिर आप पत्र तो आपके पास रहता है, इसलिए आप कभी भी उसे खोलकर पढ़ सकते हो। ओके, अब चलो आगे, अनीशा पढ़ो। यस मैम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिस, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी। ओके। अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और जिन्हें हम मिसाइल मैन भी कह सकते हैं, ऐसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो उन्होंने, आप देखिए, कभी कभी हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं, हाँ, कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताइए, तो क्या होगा उनका पूरा नाम? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके। तो वो, जो हमारे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने नई दिल्ली से एक दिन ऐसा शीर्षक, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं, उस शीर्षक से देश के लोगों को एक ईमेल किया था। और इस ईमेल के बारे में हम आज पढ़ने वाले, कि उस ईमेल में अब्दुल कलाम जी ने क्या लिखा था, और उसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना भी उत्पन्न हो, ऐसी कोशिश उन्होंने की है। अब अब देखिए पत्र। अब पत्र जो होता है ना, उसमें पहले हम एड्रेस लिखते हैं। तो एड्रेस जो है वो दाहिनी तरफ लिखते हैं। तो उसमें मातृ छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकांठा। अब देखिए, मातृ छाया मकान का नाम है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एड्रेस ना बहुत गलत तरीके से लिखते हैं ज़्यादातर। क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं पहले, तो वो तो ठीक है, चलो नाम ओके है। फिर उसके बाद आप लोग सीधा क्या करने लगते हैं,
एड्रेस में ना अपने घर का कोई नंबर लिखते हैं ना कुछ, सीधा सोसाइटी का नाम, वो उस दुकान के पास में, उस गली में, इस प्रकार एड्रेस लिखते हैं। तो ऐसे एड्रेस नहीं लिखा जाता। पहले तो आपको आपके मकान का नाम लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट का नाम होगा ना, तो वो लिखो। या फिर आपका टेनामेंट है तो आप उसके ऊपर अगर नाम लिखवाया है तो लिखिए, वरना मत लिखिए। फिर ऊंची शेरी यानी आपकी जो सोसाइटी है, जो शेरी है, उसका नाम लिखिए। जैसे हम रहते हैं शिशु विहार में, है ना अभी, तो हम शिशु विहार ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ गांव का नाम है, पर हम तो शहर में रहते हैं, तो आपको तो सिर्फ इतना लिखना है, आपके घर का नाम, आपके शेरी यानी सोसाइटी का नाम, फिर आपके एरिया का नाम। ओके। अब शिशु विहार बहुत बड़ा विस्तार है, तो उसमें भी अगर कोई सोसाइटी है तो यहाँ उसका नाम आएगा, फिर शिशु विहार, और फिर भावनगर। ठीक है। और फिर उसके बाद की लाइन में लिखना है दिनांक। आया समझ में? गर्ल्स समझ में आया? यस मैम। बाकी गर्ल्स? यस मैम। हाँ। यस और एक बात मैम। याद रखिए, आप यहाँ देखेंगे एड्रेस जो है ना एकदम सीधी लाइन में है। देखा आपने? एड्रेस की जो शुरुआत है ना उसमें सारे अक्षर एक समान है, एकदम सीधी लाइन में। तो एड्रेस सीधी लाइन में ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपने देखा ना, सारे अक्षर आप देखिए एक समान है, देखा, एकदम लाइन से। तो ऐसे ही होना चाहिए। क्लियर? ओके मैम। ओके फिर मैम। उसके बाद है प्रिय मित्र हर्ष। अब हम जिसे पत्र लिखते हैं उसका यहाँ हमें नाम लिखना होता है, हमारा नहीं। अगर आप अपनी दोस्त को पत्र लिखती हैं तो आपकी दोस्त का नाम आएगा, आपका नहीं। आया समझ में? यस मैम। तो प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। चलो जैनब अब पढ़ो। मिस, मैं रोल नंबर 5 रीड करूं? हाँ जैनब, मैंने आपको ही बोला कि पढ़ो बेटा। हाँ। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मित्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेज गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। ओके डॉक्टर बस, कलाम। बस। फिर अपने मित्र का नाम लिखना है। या हर्ष है तो प्रिय मित्र हर्ष। देखिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि पत्र किसको लिखा गया था, तो हर्ष को। ठीक है। म्यूट रखना माइक। फिर पहले पत्रों में अपने समाचार देते हैं और उनके समाचार भी पूछते हैं। तो आपको लिखना होता है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। किसने माइक अनम्यूट रखा है? गर्ल्स, एक बार आपको कहा था कि माइक म्यूट रखना है तो माइक म्यूट ही रखना है। फिर ये गलती से भी आपका माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। जो टीचर एक बार बोले ना बेटा कर दिया करो, तो आपका ही अच्छा है। तो पहले अपनी सकुशल बताते हैं, फिर सभी का सकुशल पूछते हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक होंगे। फिर उसके बाद उसने लिखा कि तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। अब किसी का खत मिला है तो उसे ऐसा ही कहते हैं, खुशी हुई। हाँ। अगर कोई बुरे समाचार हो तो ही ऐसा लिखते हैं, दुख हुआ, पर ऐसी कोई बात ना हो तो खुशी हुई ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है। तो क्या कहा, तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। फिर उसने कहा, जिसने ये पत्र लिखा है उसने, कि मैंने डॉक्टर कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा।
वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित कर रहा हूँ यानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, तुम्हें भेज रहा हूँ। क्या कहा उसने कि हर्ष को उसने बताया कि मैंने अब्दुल कलाम जी का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल जो है वो पढ़ा है और मैं तुम्हें भी भेज रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मुझे कोई ईमेल पसंद आता है, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं उसे आप सबको बताऊं पत्र में लिखकर कि भाई देखो मैंने ऐसा ईमेल पढ़ा है और मुझे अच्छा लगा, तो उस बारे में बात जो है वो मैं आपको पत्र के द्वारा लिखकर बताऊं। ऐसे समझे आप? गर्ल्स समझे आप? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो अब आगे चलो, अब कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ू रोल नंबर 13। हाँ पढ़ो बेटा, नाम बताओ अपना। खदीजा। खदीजा। ओके खदीजा पढ़ो। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों को सोच बताते हुए कहते हैं, आप कंटिन्यू। कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई। एयरलाइन लाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ओके। तो अब डॉक्टर कलाम जो हैं वो अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि अगर आप लोगों के पास देश के लिए 10 मिनट का समय है, यदि है तो ही आप इस पत्र को पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। यानी आप ना पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, पर देश के लिए अपने पास 10 मिनट तो होंगे ही ना। है स्वाभाविक है कि जिस देश में हम रहते हैं, इतनी अच्छी तरह से रह पाते हैं, तो क्या उस देश के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं होंगे? तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि अगर आपके पास 10 मिनट है तो इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी कि आप ना पढ़ना चाहे तो मत पढ़िए। इसके बाद वे देश के लोगों की सोच बताते हैं कि क्या कहते हैं अब्दुल कलाम जी, कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी, यानी हम लोगों की बात करते हैं। हाँ, अब्दुल कलाम जी हम लोगों की बात करते हैं कि हम लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फोन काम नहीं करते, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी खराब है। हम ये सब शिकायत करते हैं। अब देखिए, आप तो छोटे हैं इसलिए आप ऐसी बातें कम करते होंगे, पर आपने बड़ों को सुना होगा कभी कभी कि वो लोग आपस में जब बड़े बड़े इकट्ठा होते हैं ना, पापा, फिर आपके चाचा हो, दादाजी हो, या आपके पापा और उनके मित्र हो, हाँ, फिर मम्मी और उनकी साथ हो, सहेलियां हो उनकी, या आपकी चाची हो, दादी हो, वो सब जब इकट्ठा होते हैं ना, तो वो सब ऐसी बातें करते हैं। बड़े जो है वो तो बड़ों वाली ही बातें करेंगे ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। तो उनमें आपने कहीं कहीं सुना होगा कि कोई कोई बोलता है कि सरकार तो कुछ काम ही नहीं करती, ये सरकार तो अच्छी है ही नहीं, करप्ट है, यानी भ्रष्टाचारी है, ऐसे सब शब्द सुने होंगे। फिर हमारे तो कानूनी व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है, ऐसे कानून में तो यही चलता है, कानून यानी अदालत, तो यही सब चलता है, ऐसी बातें सुनी होगी। फिर मम्मी वगैरह या पड़ोस वाले आंटी कोई ऐसी शिकायत करते होंगे कि नगर पालिका वाले तो टाइम से कचरा उठाने आते ही नहीं, यानी वो ट्रैक्टर वाले आते ही नहीं समय से, एक दिन आते एक दिन नहीं आते, या कभी भी किसी भी समय आ जाते हैं, ठीक से कचरा उठाने भी नहीं आते हैं।
इंडिया में तो फोन अच्छे से नेटवर्क आता ही नहीं है, और रेलवे भी यानी हमारी ट्रेन जो है वो भी अच्छी नहीं चलती है, समय से नहीं चलती। हमारे तो एयरपोर्ट भी अच्छे नहीं हैं, विदेशों में तो एयरपोर्ट कितने अच्छे हैं, प्लेन जो है वो समय से चलते हैं। यहाँ तो हमारे एयरपोर्ट भी अच्छे नहीं है। ऐसे सब शिकायतें आपने सुनी होगी, ऐसी सब बातें आपने कहीं ना कहीं किसी को करते हुए सुनी होगी। तो अब्दुल कलाम जी यही कहते हैं कि ये सब आप लोग कहते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा, आप ये सब कहते हैं और बस कहते ही रहते हैं। किया क्या? हमने शिकायत को दी, बोल दिया ये नहीं होता वो नहीं होता, पर हमने इस बारे में क्या किया? कुछ किया? ऐसा अब्दुल कलाम जी कहते हैं। फिर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई सिंगापुर जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लीजिए कि आप सिंगापुर जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब फातिमा है, आज फातिमा, इकरा। हाँ मैम। पढ़ो चलो बेटा। हाँ मैम। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। आप पढ़ो। उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। ओके, बस। अब आप मान लीजिए कि आप सिंगापुर गए हैं, तो आप सिंगापुर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर खड़े हैं। देखिए, ये सा प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, सिंगापुर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। आपको ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं कभी कभी कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है? सिंगापुर का। गर्ल्स, हाँ आप लोग हैं ना गर्ल्स? हाँ हाँ मैम। मैम है। हाँ तो बेटा बोलते रहिए, मुझे भी पता चले। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर हैं, यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, ऐसा प्रश्न हमारे पाठ में है, तो उसका आंसर होगा सिंगापुर। तो आप सिंगापुर पहुंच जाते हैं ना, फिर आप वहाँ सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। यहाँ हम करते हैं ना कि कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं, वैसा आप सिंगापुर में नहीं कर सकते। और स्टोर में यानी दुकान में खड़े खड़े नहीं खा सकते। हाँ होटल है तो वहाँ बैठने की जगह है, तो वहाँ बैठकर खा सकते हैं। और दुकानों में जहाँ कुछ मिलता है, जैसे यहाँ हमारे मिलता है ना, कई सारी दुकानों में भी हमें खाने का सामान मिल जाता है। तो गर्ल्स तो ऐसा नहीं करती, पर आपने लड़कों को देखा होगा कि कभी कभी स्टोर पर दुकान पर खड़े खड़े नाश्ता करते हैं। तो सिंगापुर में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ आप उस दुकान पर खड़े खड़े खा नहीं सकते। और वहाँ कचरा भी, सिगरेट का टुकड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि वह वहाँ का नियम है, और अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको दंड भरना पड़ता है। समझ में आया? आपको वहाँ ऐसा करने पर दंड भरना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं। और आपको उनकी भूमिगत संपर्कों पर भी रश्क महसूस होता है। रश्क महसूस होना यानी ईर्ष्या होना, ये मुहावरा है। रश्क महसूस होना मुहावरा है।
एक सेकंड। हाँ, रश्क मिस महसूस होना, ये एक मुहावरा है, यानी ईर्ष्या होना। बोलो। मिस मैं रीड करूं ऐसा ही। बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, मैं समझा रही हूँ ना। तो आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, यानी आपको वहां की सड़कें हैं ना, उस पर ईर्ष्या होती है। क्यों ईर्ष्या होती है? उनकी सड़कों को देखकर क्यों ईर्ष्या होती है? ईर्ष्या कब होती है पता है? जब अपने पास कुछ वह वैसा नहीं होता ना, तब हमें वो चीज देखकर ईर्ष्या होती है। तो वहां की सड़कें देखकर क्यों ईर्ष्या होती है? गर्ल्स, आपको बोलना है। हाँ यस मैम। गर्ल्स, मैंने आप लोगों को पूछा है यस मैम। कुछ। हाँ तो बोलो बेटा। यस मैम नहीं, मैंने कुछ पूछा है, आंसर दो। हमें उनके भूमिगत यानी सड़कों को देखकर क्यों ईर्ष्या होती है? बॉयज ने फटाक से आंसर दिया था, मैंने आपको अर्थ भी समझा, उन्हें अर्थ नहीं समझाना पड़ा था। सामान्य है बेटा, क्योंकि हमारी सड़कें ऐसी नहीं है और वहाँ की सड़कें इतनी साफ सुथरी। और मैंने अभी आपको समझा, ईर्ष्या कब होती है? जब हमारे पास वैसा कुछ नहीं होता, तब ईर्ष्या होती है। तो मतलब कि हमारी सड़कें ऐसी नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी सड़कें देखकर ईर्ष्या होती है। आया समझ में? समझ में आया? हाँ कि ना, इतना तो कह सकते हो ना। हाँ हाँ मैम। मैम समझ हाँ मैम। बेटा गर्ल्स को क्यों इतना बोलना पड़ता है? टीचर इतना बोल रहे हैं कब से, आप थोड़ा भी बोल नहीं सकते? सच में बॉयज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, तुरंत रिप्लाई देते हैं। हाँ मैम। आपकी तरह नहीं करते वो। चलिए, आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। वहाँ आर्चर नाम का रोड है, सिंगापुर में आर्चर नाम का रोड है। अगर आपको शाम को 5 से 8 बजे के बीच उस रोड पर से गुजरना हो ना कार लेकर, तो आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है 60 रुपये। कितना? 60 रुपये टोल टैक्स भरना पड़ता है। आपने देखा है ना, टोल टैक्स मतलब हम यहाँ से महाराष्ट्र जाए या हाँ कहीं मैम। और जाए तो वो बीच में टैक्स भरना पड़ता है, सड़क का किराया देना पड़ता है हमें, है ना? तो उसे टोल टैक्स कहते हैं। तो वहाँ तो आर्चर रोड, अब देखिए सिंगापुर सिटी में ही है ये रोड, फिर भी उन्हें 5 से 8 बजे के बीच गुजरना हो तो 60 रुपये टोल टैक्स भरना पड़ता है। उसके अलावा किसी समय गुजरो तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, पर 5 से 8 के बीच टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? अब देखिए वहाँ तो पार्किंग होते हैं, हमारी तरह नहीं कि जहाँ नो पार्किंग लिखा हो वहाँ पहले जाकर हम पार्किंग करते हैं। देखिए ये हमारी गलती है। हम यहाँ हमारे नियम होते हैं, जैसे वहाँ नियम होते हैं ना, वहाँ वैसे ही यहाँ भी नियम होते हैं, पर हम लोग मानते नहीं है, क्योंकि अपना देश है ना, तो हम मानते नहीं है। दंड नहीं करते ना, तो हम नियम नहीं मानते हैं। तो जहाँ नो पार्किंग लिखा हो ना, वहाँ तो जानबूझ के पार्किंग करेंगे। और वहाँ तो पार्किंग के लिए जगह ही तय होती है कि इतने एरिया में पार्किंग करो, इतने एरिया में पार्किंग करो, वैसे। और वो भी समय कि भाई इस एरिया में आप 2 घंटे पार्किंग कर सकते हो, यहाँ 5 घंटे पार्किंग कर सकते हो, ऐसे। तो उतने समय तक 2 घंटे का पार्किंग फ्री है, तो 2 घंटे तक आपको टिकट नहीं लेनी पड़ती, फ्री में पार्किंग होता है। फिर 2 घंटे के बाद आपको अगर काम है, गाड़ी वहाँ रखनी है, तो आपको टिकट लेनी पड़ती है।
पर आप सिंगापुर जैसे शहर में जाएं तो कोई ना नुकुर नहीं करते कि मैं नहीं भरूंगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता, हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करते। क्योंकि अगर ऐसा करो ना तो वो आपको जेल में डाल देते हैं या तो और दंड वसूल करते हैं आपसे। इसलिए आप वहाँ कहते कुछ नहीं, सिर्फ मान लेते हैं। उसी तरह दुबई में अगर आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ खा पी नहीं सकते और जिहाद में बिना सिर ढके बाहर भी नहीं निकलते। अब दुबई का क्या नियम है कि रमजान के दिन होते हैं ना, तो उसमें आप सबके सामने कुछ नहीं खा सकते। और हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे क्लास में हमारी क्लासमेट, आज हमने रोज़ा नहीं रखा, कुछ ठीक नहीं तो, पर हमारी साथ वाली लड़की ने रोज़ा रखा है तो हम तो उसके सामने बैठकर खाते हैं पीते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उसके कैसा लगता होगा। तो वहाँ तो नियम ही है सरकार का कि रमजान के दिनों में आप अपने घर में, आपने रोज़ा नहीं रखा तो आप अपने घर में जाकर खाना खाओ, पर यहाँ सार्वजनिक रूप से सबके बीच में कुछ मत खाओ, ऐसा नियम है वहाँ। यहाँ तक समझ में आया गर्ल्स? यहाँ तक समझ यस। में आया? ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं।